हाँ तो बेटा, हमारा चल रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ लिया था क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया था किसमें, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में होगा क्या, ठीक है, उसी को फोकस करते हैं। जो 2 पायरुविक एसिड बने हैं वो क्या होंगे, अब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता तो क्या होता, ग्लाइकोलाइसिस पर ही ये फिनिश हो जाता, आगे कोई प्रोसेस नहीं चलता। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनने वाले 2 पायरुविक एसिड नाउ एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पर पहुंचने के बाद उनके साथ क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के, वो दोनों मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद उनका हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन और साथ में हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, जबकि वहां पर ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। पहली बार एरोबिक रेस्पिरेशन में डीकार्बोक्सिलेशन कहां पर होता है, लिंक रिएक्शन में। कहां पर होता है, लिंक रिएक्शन में। बात समझ में आ रही है। पायरुविक एसिड एंटर कर गया मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर दोनों ही पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। अब बात करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, कि पायरुविक एसिड का हुआ ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। इस जगह पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यहां पर एक मैन एंजाइम काम करता है। कौन, मैन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसको नाम क्यों दिया, देखो ये एंजाइम किसके ऊपर काम कर रहा है, ये कर रहा है पाइरुविक एसिड के ऊपर, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया पाइरूवेट। कंफ्यूज नहीं होना है, पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट दोनों एक ही बात है। अगर हम उसको एसिडिक फॉर्म में देखेंगे तो पाइरुविक एसिड, और अगर उसको आयोनिक फॉर्म में देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम पाइरुवेट। बात क्लियर है। तो हम एंजाइम की बात कर रहे थे, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। वो एंजाइम जो पाइरुविक एसिड के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए उसको बोल दिया पाइरुवेट। उसका क्या कर देगा वो, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अगर उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, देखो जनरली जो एंजाइम होते हैं वो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, केवल एक ही कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर तो चाहिए, लेकिन एक सिंगल कोफैक्टर नहीं, अलग अलग प्रकार के कोफैक्टर। सपोज करो कि यह है एंजाइम जिसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इसको डी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं। ये तो हमने समझ लिया कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाइरुविक एसिड को क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, उसका उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एंजाइम है। अब इसको क्या करना है, पहले काम करने के लिए एक्टिवेट। अगर इसको एक्टिवेट करना है तो इसके ऊपर 5 कोफैक्टर काम करेंगे, तब जाकर ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है एंजाइम,
इसको एक्टिवेट करना है, ये आया पहले कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन, फिर आया लिपोइक एसिड, फिर आया टीपीपी, फिर आया NAD+, और फिर आया कोएंजाइम ए। ये पांचों के पांचों मिलकर इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अब ये काम करेगा पायरुविक एसिड के ऊपर, और पायरुविक एसिड के ऊपर काम करेगा तो उसका क्या कर देगा, डिहाइड्रोजिनेशन, और साथ में कर देगा उसका डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच कोफैक्टर काम कर रहे हैं। फिर ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद ये काम करेगा ब्रूम ब्रूम, और फिर पायरुविक एसिड का कर देगा यहाँ पर ये क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, और साथ में डिहाइड्रोजिनेशन। एक ही सिंगल एंजाइम है और दो काम करवा रहा है, किससे, किसके ऊपर, पायरुविक एसिड के ऊपर। उसका डिहाइड्रोजिनेशन भी कर रहा है और उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। बेटा एक बात याद रखनी है, अब पायरुविक एसिड जो कि एक मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, और जब ये एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा तो पहले तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज हुआ साथ में CO2 भी रिलीज हो जाएगी। एक पायरुविक एसिड में से एक CO2, दो पायरुविक एसिड में से दो CO2। नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड है 3 कार्बन वाला, इसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और इसमें से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन, इसमें से क्या निकाल देगा, CO2, और ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। बात समझ में आ रही है, इधर उधर तो नहीं देख रहा ना, मैं यही देख रहा हूं बिल्कुल। हाँ, अब जो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम है बन रहा है, वो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। अब मैंने बोला था यहाँ पर CO2 रिलीज हो गई, CO2 रिलीज हो गई तो वो कहाँ से निकल जाएगी, अगर एनिमल है तो नाक के दोनों छेद से, और अगर प्लांट है तो वो उसके स्टोमेटा कहीं से भी निकल जाएगी, जैसे कि लेंटिसल्स वगैरह जो भी है, जहाँ से भी उसका एक्सचेंज की जगह है। ठीक है, कैसे निकलेगी वो अलग बात है, बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें वहाँ तक नहीं जाना। अभी तो हमें सिंपल पढ़ना है कि लिंक रिएक्शन चल रहा है, पायरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है, वहाँ पर वो क्या किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ, 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में से पायरुविक एसिड में से क्या निकला, हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या हुआ, CO2 निकला। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने बोला है कि हाइड्रोजन रिलीज होगा, और पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, NAD+। अगर एक पायरुविक एसिड है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको एक NAD एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वो NAD+ NADH2 में। ठीक है, वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पायरुविक एसिड में से एक हाइड्रोजन, दो पायरुविक एसिड में से दो हाइड्रोजन, तो दो NADH2 बन जाएंगे लिंक रिएक्शन में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। बहुत खतरनाक बात बोलूंगा बेटा मैं, जब मैं बोल रहा हूं कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, तो मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पर ATP बन रहा है, मतलब लिंक रिएक्शन में ATP नहीं बनता है डायरेक्ट, SLP नहीं होता है। जो दो NADH2 बनते हैं वो कहाँ जाएंगे, ETS में, और वो क्या बनेंगे, ATP। एक NADH2, एक 3 ATP, 2 NADH2, 6 ATP। बात समझ में आ रही है। मैंने ये बोला कि ग्लाइकोलाइसिस जब चल रहा था वहाँ पर SLP पर 4 ATP बन रहे थे, और 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 6 ATP बनाते हैं, कहाँ जाकर, ETS में। जब लिंक रिएक्शन आया तो लिंक रिएक्शन में केवल 2 NADH2 बनेंगे, SLP वाले ATP नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो 2 NADH2 हैं ये भी कहाँ जाएंगे, ETS में, और ETS में जाकर ये क्या बनेंगे, 6 ATP। अब चालू करते हैं हम क्वेश्चंस की बौछार।
ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन को मिलाकर अभी तक टोटल कितने डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन हो चुके हैं? 2 बार। ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को मिलाकर अभी तक टोटल कितने SLP हो चुके हैं? 2 बार, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ही क्या होता है? SLP, और लिंक रिएक्शन में नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को मिलाकर टोटल कितने डीकार्बोक्सिलेशन हुए हैं? 1 टाइम, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, लेकिन लिंक रिएक्शन में एक बार हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को मिलाकर बनने वाले NADH2 के नंबर क्या हैं? ग्लाइकोलाइसिस में बने 2 NADH2, लिंक रिएक्शन में बने 2 NADH2, तो दोनों को मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन को मिलाकर अभी तक हमारे पास बन चुके हैं 4 NADH2। बात क्लियर है? ठीक है। और लिंक रिएक्शन में जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल मॉलिक्यूल का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन भी हुआ है और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है। तो बात क्लियर है? बस यही क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ पढ़ के मज़ा आता चला जाएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो गारंटी ले रहा हूँ मैं, गारंटी नहीं ले रहा क्योंकि पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जो वहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाए। बात क्लियर आ रही है समझ में? ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और अगला स्टेप जो कि है अगला स्टेप हो गया क्रेब्स साइकिल, पढ़ते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।